डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या सचमुच में चेहरे का खेल है और इसका असर दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी के अगर फीचर्स हम दोनों का, तो मोदी साहब से बड़ा चेहरा तो वर्ल्ड में कहीं नहीं। लोकसभा चुनाव जो भी बीते उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। 30,000 वोट आते तो मैं जीत गया था। बहुत बड़े 5,10,000 वोट मिले, बहुत अच्छा मैंडेट। चौटाला गांव से हम 6 MP बन लिए, हम 10 MLA बन लिए। आपने हजारों गांवों को बिजली दी, 24 घंटे बिजली। मैं पावर के मामले में आज हरियाणा में प्रेसिडेंट से अवार्डेड हूँ। कारागार में क्या सुधार किया आपने और क्या काम? पहले मिलता नहीं था, उन्हें बढ़िया खाना मिल रहा है, हमने थोड़ा सा उनका डाइट बढ़ाई है। बिजली के क्षेत्र में और क्या बदलाव होने चाहिए? बिजली में हमारा ये है कि लोगों को 24 घंटे अवेलेबल हो। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं ऊर्जा और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी सर, आप चौटाला जो सरनेम लगाते हैं, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा की सियासत में और देश की सियासत में, राजनीति में चौटाला नाम बहुत बड़ा नाम है और इस टाइटल और इस सरनेम के लोगों ने, एक ही परिवार के लोगों ने कई दशकों तक हरियाणा की राजनीति में अपना योगदान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल। 1937 में पहली बार हमारे हाउस का घर का मेंबर बना है और 1937 से लेके अब तक, मतलब आज भी हरियाणा विधानसभा में एक ही फैमिली के 4 मेंबर हैं जो चौटाला गांव से हैं। चौटाला हमारे गांव का नाम है, वो एक सरनेम हो गया, जैसे बादल एक गांव का नाम है। तो हमारा जो है पूरी फैमिली का बहुत, मतलब हमारे अपने चौटाला गांव से हम 6 MP बन लिए, हम 10 MLA बन लिए और चौटाला गांव से 2 चीफ मिनिस्टर बन लिए, हमारे गांव से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन लिए। तो मतलब बहुत बड़ा चौटाला गांव का बहुत बड़ा नाम है, हर जगह नोन है। सर, 2019 में आपने रानिया से विधानसभा के चुनाव लड़े, निर्दलीय आपने लड़ा और जीते भी। उसके बाद आपने बीजेपी को अपना समर्थन दिया। क्या लगता है इस बार कि आप बीजेपी से आप विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, पिछली बार जब मैंने समर्थन दिया तो मैं कांग्रेस छोड़ के आया था तो कांग्रेस में जा नहीं सकता था और तब मेरे सामने ऑप्शन एक था। मैंने लोगों से पूछा कि मैं बीजेपी को समर्थन दूं, तो सबसे पहला आदमी मैं था जिसने अनकंडीशनल समर्थन दिया। हम 7 इंडिपेंडेंट MLA थे, फिर 10 JJP के आगे, वो भी आगे, तो एक लंबे समय चला। फिर JJP का उनका अलग से हो गया। अब मुझे पीछे मेरी परफॉर्मेंस को, मेरे 5 साल 4.5 साल का जो पार्टी से कंट्रीब्यूशन रहा, हमारा आपस का जो एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो रही, उस मैच्योरिटी करके मुझे फिर इन्होंने लोकसभा का टिकट भी मुझे हिसार से दिया और मात्र 30,000 वोट आते तो मैं जीत गया था। बहुत बड़े 5,10,000 वोट मिले, बहुत अच्छा मैंडेट मिला, मैं चुनाव हार गया। अब आगे विधानसभा के चुनाव ड्यू है, मैं लड़ना चाह रहा हूँ, पर पार्टी निर्णय करेगी। लोकसभा चुनाव जो भी बीते उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पे चूक हुई थी सर? अब वो हो गया, मैंने लिख के हाईकमांड को दे दिया, पुरानी कहानी हो गई। अब तो नया असेंबली का चुनाव देखेंगे, वो पुरानी बातें हो गई। पुरानी बातें। अच्छा, आप जेल मंत्री और बिजली मंत्री हैं। क्या होता है कि शहरों में अगर कोई योजनाएं आती हैं तो क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, तो उसे पास करना और उसे संचालित करना आसान होता है। पर आपने हजारों गांवों को बिजली दी, 24 घंटे बिजली, और इसका नाम भी है बाकी प्रदेशों के तुलना में हरियाणा में कितना बड़ा चैलेंज था छोटे छोटे गांवों तक बिजली पहुंचाना। देखिए मैडम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा नाम है। 1800 साल में जितना आदमी ने नॉलेज अर्जित करा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में ले लिया। जितना पिछले 150 साल में ग्रहण करा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से 18 साल में मिल गया। मैं एक स्लैब बता रहा हूँ, और जितना 18 साल में 5 साल में। आज के दिन आप मोबाइल में आकाश पाताल जमीन सब कुछ आपको ऑप्शन आने चाहिए, सब कुछ इसमें है। जी बिल्कुल। चंद्रयान लैंड कर रहा है, साइंटिस्ट भी वहीं देख रहे हैं, आप हम भी मोबाइल में देख रहे हैं, तो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ पावर भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया। अगर पावर नहीं होता तो आज दुबई का कोई रेलेवेंस नहीं था। पावर नहीं होता तो जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इनमें कोई जाता ही नहीं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। जब भी मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, बाबर, अहमद शाह अब्दाली जब भी अटैक करने आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, तो खाली रोटी खाने के लिए, वहाँ कुछ था नहीं, ना बरसात थी, ना फसलें थी, ना नदी थे, तो वो लोग इधर आते थे।
अब वो ट्रैफिक रुक गया क्योंकि वहाँ पावर आ गया, सब दुबई में तो इंटरनेशनल सिटी बन गया जी। तो पावर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पावर के मामले में आज हरियाणा में प्रेसिडेंट से अवार्डेड हूँ, नंबर 2 हूँ। हाँ मुझे जी। नंबर 2 कंजर्वेशन, सोलर कंजर्वेशन में मुझे नंबर 2 मिला है। हमारे 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं। उसमें हम 2014 में हम 15वें 16वें नंबर पे थे। आज हम 5वें और 6वें हैं। पहली चारों कंपनी गुजरात की, मतलब गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे हैं जी। और हमें आप ये देखें कि इस वक्त गुड़गामा, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। देखिए पावर करके ये है कि जितना एक्सावेटर जो बनते हैं वो 60% अकेला हरियाणा मैन्युफैक्चर करता है पूरे देश का, और जितनी क्रेन्स बनती है वो 53% हम कर रहे हैं। जितनी कार्स बनती है वो 51% हम कर रहे हैं। जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका अकेला 60% हरियाणा कर रहा है। ये सारा पावर की वजह से है ना। अब केजरीवाल क्या कहे नहीं कहे, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं, मैं तो आसमान पे बात नहीं कर रहा, जमीन पे कर रहा हूँ। नंबर 2, जितनी DLF आया, यूनिटेक आया, उसके बाद आपका हंसल्स आए, TDI आए, आपका वाटिका आए, जितने ग्रुप हाउसेज आए, दिल्ली का लोड बाहर निकल रहा है जी। या तो सोनीपत जा रहा है, या गुड़गावा जा रहा है, या पानीपत जा रहा है, या आप पलवल और फरीदाबाद इस तरफ जा रहा है। जितने फ्लैट्स बन रहे हैं सबसे ज्यादा हरियाणा में 3 तरफ हम दिल्ली के जी। उन एक फ्लैट में 6 AC लग रहे हैं। मतलब मेरे अपने शहर सिरसा के बता रहा हूँ, इस सीजन में 12,000 नए AC लगे हैं एक शहर में। आप ये देखिए, जब आजकल लोगों का एक बड़ा इजी लाइफ जीने की आदत हो गई, तो जब इतने लगते हैं तो वो लोड तो बराबर बढ़ता है। बिल्कुल। तो हम 14,000 मेगावाट तक हमने अभी रखा। कभी ये नहीं होता कि हरियाणा में बिजली के लिए हमारी टनाटन बिजली रहती है। और हरियाणा में इस वक्त हम 5800 गाँव में, जो पूरा हरियाणा का 6307 गाँव, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हरियाणा सबसे आगे है। तो मेरा कहने का मतलब कि दिल्ली की जितनी इंडस्ट्री आ रही है, दिल्ली में जगह नहीं, वो बाहर सब, कोई गुड़गावा शिफ्ट हो रही है, कोई फरीदाबाद है, कोई बहादुरगढ़ है, कोई सोनीपत है, उन सब में हम मीट आउट कर रहे हैं। NCR में आजकल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और ग्रीन इसने NGT ने सदा तक ये बैन कर दिया कि NCR में जनरेटर नहीं चलेंगे। हमारे जब जनरेटर बंद हो गए तो भी हम चला जा रहे हैं, फिर भी हम पावर मीट कर रहे हैं। तो हरियाणा पावर में बहुत आगे जा रहा है। लाइन लॉस की समस्या पहले बहुत रहती थी, उसमें कमी भी आई है। देखिए हमारे पहले जब लाइन लॉस जो था वो 31% था, जब मैंने टेक ओवर करा तो 17% था। आज हम 9 पे आगे, 1 डिजिट पे आगे, 9.25 हमारा अब जब लेटेस्ट आया है। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो ये समझो कि हमारा 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ जाता है जी। तो जो एक डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा था 3700 करोड़, आज 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट। ये इसे समझना चाहेंगे, ये आपने कैसे किया और क्या कुछ चैलेंजेस भी थे? देखिए लोगों को चोरी करने की आदत होती है। जितनी छोटी इंडस्ट्रीज है, जितनी आइस फैक्ट्रीज है, जितनी हाईवेज पे ढाबाज हैं या छोटी वर्कशॉप है, वो सब इसमें चलाते हैं जी। उन्हें हमने चेक करे, रेड करा, साइमल्टेनियसली रेड करे। हमारे इकट्ठे 6,000 आदमी पुलिस फोर्स में के गई, तो उसको जब रेड करा तो 3-3 हज़ार चोरियाँ पकड़ी। उन्हें पेनल्टी लगाई, उनके मीटर लगे तो उन्होंने मीटर का फीस भी डिपॉजिट करा। हमारा अगला जब ऑन रिकॉर्ड आ गए तो रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। तो वो जो घाटा था हमारा प्रॉफिट में हो गया। तो प्रॉफिट में हाँ, पूरे डिपार्टमेंट को, हमारे सारे ऑफिसर्स को मैं बधाई देता हूँ कि सबने मिलकर ये अच्छा करा। आपने एक कवायद शुरू की थी अंडरग्राउंड वायरिंग की, उसके बारे में बताइए। उसका हमें अच्छा हो रहा। अभी हम 4 स्टेशन पे कर रहे हैं। आपका गुड़गांव में कर रहे हैं, हम पंचकूला में कर रहे हैं, करनाल में कर रहे हैं, फरीदाबाद के, जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और इसे हम आगे भी शुरू करें। आप क्योंकि जेल मंत्री भी हैं, कारागार में क्या सुधार किया आपने और क्या काम हुए? देखिए कारागार में हमारे पहले ये था कि एक तो सबसे पहले तो खाने का बहुत सुधार हुआ है जी। खाने में आप कभी कैद जाके हमारे कैदियों से पूछें, वो कहते हैं बहुत बढ़िया खाने मिल रहा है। पहले मिलता नहीं था, उन्हें बढ़िया खाना मिल रहा है। हमने थोड़ा सा उनका डाइट बढ़ाई है। नंबर 2, हमारी जेलों में, मतलब पहले मुलाकात का समय था, हमने 10 मिनट बढ़ा दिया। हमारी जेलों में जैसे ये आपका ज्ञानानंद जी महाराज हैं, अवधेशानंद जी हैं, ऐसे लोग जो जेलों में जाते हैं, वो उन्हें थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन भी होता है। उन्हें थोड़ा सा इस बुरे रास्ते से निकल के दूसरी तरफ आने का कहते हैं।
मैं जब जेल मुझे मिला तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जेल अच्छा मंत्रालय नहीं है, तो कुछ भी नहीं है कि यार तो जेल है, इसमें तो कुछ नहीं। तो मैंने जब इसे स्टडी किया तो देखा सबसे पहले जेल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंग्लैंड के लोगों ने शुरू करा। अच्छा। उसके बाद आज दुनिया में अगर सबसे बढ़िया जेलें देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जेलें सबसे बढ़िया है। हमारे यहाँ देखें तो साउथ की काफ़ी जेलें अच्छी हैं, पर अभी मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, कमेटी ऑन, जैसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, ऐसे अलग अलग कमेटीज हैं। तो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है कि जो कैदी हैं उनके अपने फंडामेंटल राइट्स पे तो कोई डाका नहीं पड़ा, उन्हें ठीक रखा जा रहा है, उनको तो क्रॉस नहीं करे, उनके लिए अलग राइट्स एक कमेटी बनी 12 मेंबरी कमेटी। हमारी जेल भी है, उसने तिहाड़ जेल भी विजिट करा, उसने तेलंगाना भी करा, उसने देश की अलग अलग कमेटी, उसमें सब पार्टीज के मेंबर थे, उसमें कांग्रेस के भी मेंबर थे, सभी पार्टीज के। और वो 12 मेंबर आए तो हमने उन्हें स्टेट के एसपी बनाए। हमारे डीजीपी, हमारे सेशन जज, हमारे डीसी एसपी सब उनके साथ उन्हें ज्वाइन करा। सारा घूम के सब लोगों से पूछते हैं उन्हें किस तरीके से रखे। उन्होंने बैरक भी विजिट करी, उन कैदियों से मिले, उनसे उन्होंने पूछा कि तुम्हें घर में मुलाकात की तो कोई दिक्कत नहीं आती, हमें तुम्हें टेलीफोन कन्वर्सेशन पे दिक्कत नहीं है, खाना कैसा मिलता है, तुम्हें किसी से तंग तो नहीं करा जाता है, स्टूडेंट का तुम पे वो तो नहीं, क्योंकि जेल स्टूडेंट जो होता है वो वहाँ का डीसी वही है, एसपी वही है और सेशन भी वही है, उसकी कई अपील है, चार दीवारी में जितने आदमी उसका वो मालिक है। तो ये चेक करने के लिए कि कहीं इन्हें वो दिक्कत तो नहीं आ रही उनसे। जब उन सबसे पूछ के जब जाने लगे तो हमारे जो स्टूडेंट जो थे डीजीपी थे उन्होंने रजिस्टर आगे रख दिया कि सर फॉर योर ऑन कमेंट्स। तो जब जाते हैं तो उस पर कमेंट्स लिखते हैं। तो सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो इस कमेटी के चेयरमैन थे, तो सभी की कॉन्सेंसस से लिखा जाता है। तो उन्होंने जेल में उस पर लिखा है कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। अब आप देखिए इससे आगे चलें, अभी एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने पंजाब की जेल को पुल अप करा है कि तुम्हारे यहाँ लॉरेंस गैंग के और ये वो धमकी आते हैं, मोबाइल मिलते हैं, इसी का तुम हरियाणा से देखो ना कितनी बढ़िया जेलें चला रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट से भी हमें एक कॉम्प्लीमेंट है, हमें पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स का भी कॉम्प्लीमेंट है। हमारी जेलों में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई सुरंग निकाल के भाग जाए, कोई दीवार फांद के भाग जाए या बाहर निकल के इनकाउंटर से छुड़ा के चला जाए। हमारी जेलों के आगे हमने एक पेट्रोल पंप लगाया अभी कुरुक्षेत्र में, उसमें हम इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी सेल है। आप ये समझिए कि उसमें हम साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। हम 11 जेलें हैं, 11 जेलों पे प्रपोज है जो हम आगे लगाने जा रहे हैं। उन जेलों के बाद तो लोगों को ये रहता है कि ये गवर्नमेंट का है, इसमें मिलावट नहीं होगी, तो हमारी सेल ज़्यादा होती है। और उसमें हम जेल में जो जिसकी जेल ख़त्म होने जा रही है, जिसका 1 साल रह गया, 2 साल रह गया, या जो बुजुर्ग आदमी है या वो ऐसे आदमी जिसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, जो समय से गया, पैरोल से वापस आ गया, जिस आदमी पे हम शक कर ही नहीं सकते कि ठीक आदमी है, उसको हम बाहर आने की इजाज़त देते हैं। वो फिर उसमें डीजल पेट्रोल डालता है, सुबह से शाम तक ड्यूटी देता है, रात को जेल में चला जाता है, उसके घर वाले उसे मिलने आते हैं। तो एक अच्छा मैसेज आता है जेल के अंदर लोगों को कि अगर हम ठीक रहेंगे तो हमें भी ये मौका मिलेगा। घर वालों से दिन में 3 बार बात हो जाती है, कभी बेटा आके मिल गया, कभी उसकी पत्नी आके मिल गई, कभी उसके फादर आके मिल गए, और फिर भी कुछ स्कूटर में तेल डलवाने का, कोई दोबारा फिर लेके आ गया। तो एक अच्छा लोगों को एक इनकरेजमेंट का काम हो रहा है। बतौर जेल मंत्री और क्या सुधार होने चाहिए और किस तरीके से हम इसे एक सुचारू तरीके से कर सकते हैं व्यवस्था? मैंने हरियाणा की सब जेलें विजिट करी है, और मैं जब जेल में जाता हूँ तो मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड ने वापस भेज देता हूँ कि नहीं तुम बाहर चलो। मैं उन्हें कहता हूँ अब देखिए बाहर चले गए, स्टूडेंट भी बाहर है, मुझे खुल के बताओ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो जब ये देखते हैं कि एक आदमी इतनी लिबर्टी ले रहा है, तुम्हारे साथ बिना सिक्योरिटी मिल रहा है, मैं कहता हूँ भाई सजा तो देखो कोर्ट ने कर दी, हमारे हाथ नहीं है, पर तुम अच्छे बनो, बढ़िया बन के जाना चाहो। तो एक जगह मुझे एक लड़का मिला, मैं यमुनानगर जेल की बात है, बहुत अच्छी हाइट, 6 फुट 2 इंच उसकी हाइट, बड़ा स्मार्ट लड़का। मैंने पूछा कितना डबल MA कर रखी है? अरे वाह। अरे तुम किस लिए? बोले मैंने मर्डर करा। तो घर में कौन है? कहे भाई है। दूसरा कितने भाई हो? कहते हैं 2 भाई। तो घर का काम दूसरा देखता है? तो कहते हैं नहीं वो भी जेल में है। कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र जेल में है। तो तुमने ऐसा क्यों? तुम्हें कोई ऐसा नहीं वैसा था? तो उसके लड़के के आंसू निकल आए, कहने लगा जी गलत हो गया। तो मैं उसे कहने लगा भाई तुम
अच्छे बनो। देखो हम सजा तो हम नहीं कम कर सकते, पर तुम्हें ये तो मोटिवेट कर सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को देख सकते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो वो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर तुम अच्छे बनो, जाओ। तो हमारा एक रहता है कि जेल में अंदर भी लिखा है अच्छे बनो और घर जाओ। तो लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं, उन्हें अच्छा बनाने की जरूरत है, ना कि ये समझ के करें कि ये कैदी है इनसे दुर्व्यवहार करें। दुर्व्यवहार तो उनसे वो वही है, वो भी लोगों से दुर्व्यवहार करके आए। तो उन्हें समझाने की जरूरत है कि अच्छे सिटीजन बने, वापस जाके अपनी जिंदगी जिए। मोटिवेट करते रहना चाहिए। कई बार मैं बताता हूँ, ऐसा है कि एक आदमी रात को शराब पी के घर में आता है, उसे कोई गाड़ी से उतार के जाता है, उसके अपने पैर ही नहीं होते, वो जाके नॉक करता है, घंटी बजाए जाता है, शराबी होता है। उसकी वाइफ आती है, वो पहले देखेगी बच्चा नींद में ना दे, उसे सुलाएगी, इतनी देर 2 मिनट उसे वेट करनी पड़ेगी। वो गुस्से में जलाएगा तो कितनी देर होगी, बेल बजा रहा हूँ। एक नेचुरल है जो एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में होता है। फिर खाना खाने लगेगा, कोई गर्म रोटी आ गई, सब्जी गर्म नहीं है तो थाली फेंक देगा, गुस्से में देगा, कई बार आगे तक बढ़ जाता है, धक्का दे दिया, फर्श पे गिर गई, आप नकारात्मक स्वभाव, पिलर से टकरा के डेथ हो गई। अब वो कानून में तो मर्डर है, हाँ जी, और वो उसकी नीयत ऐसी नहीं थी, गलती से उसके शराब की वजह से हो गया। वो आदमी जेल में जाके अगले दिन पछताता है। तो मेरा कहने का मतलब कि वहाँ सब क्रिमिनल नहीं है, बहुत क्रिमिनल तो बहुत कम है। मैंने देखा है जेलों में जाके, हार्ड क्रिमिनल है, वहाँ भी मैं जाके उनकी बैरिक में भी मिलता हूँ, वो तो 1% भी नहीं है। बाकी नॉर्मल लाइफ भर लोग, कुछ चोरी के केस में उसके घर के हालात ऐसे थे, चोरी में चला गया। कई भाई भाई का आपस में घर के मकान का झगड़ा था, खेत का झगड़ा था, उसमें भी लड़के चले गए। कई बार सिनेमा में देखने जा रहे हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, कॉलेज चाकू चल गया, हो गया। अब ये कोई क्रिमिनल आदमी तो नहीं है, वो तो हालात से उन्हें झगड़ना पड़ गया। तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि वो सुधरे, उन्हें समझाया जाता है, करे जाते हैं, समझो उन्हें एक मौका दिया जाए। जी। बिजली के क्षेत्र में और क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, बिजली में हमारा ये है कि लोगों को 24 घंटे अवेलेबल हो। लोग चाहते हैं कि बिल भरें, ऐसा नहीं है। देखिए, सुधार तो हर चीज़ में है। आप कभी भी कितना ही करें तो सुधार की तो आवश्यकता हर जगह है। और बिजली में अब तो लोगों का एक है कि हमें 24 घंटे मिले, महंगी सस्ती मिले, इसकी भी नहीं परवाह करते। हमारे देखिए, इन दिनों में ट्यूबवेल ऑन है, एसी सब ऑन है, ये सारा कुछ होने के बाद ऐसे ये 3 महीने ऐसे होते हैं कि मई जून में हवाएं तेज चलती हैं, बरसात आ जाती है। बरसात आ गई तो एक बार बिजली का कट लगेगा कि कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। तो उसके बाद फिर हम पर कोशिश करते हैं कि उसे अगले 10 मिनट में रिस्टोर कर दें, या बरसात जब कम हो जाए तो उसके बाद फिर हम चला देते हैं। तो सुधार तो करने की जरूरत है। अगर मौका मिले, आपने कहा क्योंकि पार्टी हाईकमान फैसला लेगी, तो क्या आप दोबारा से 2019 की तरह रानिया से ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी, पिछली बार भी मैं इंडिपेंडेंट जीत गया, सबकी जमानतें जब्त थी, कांग्रेस, बीजेपी, INLD, JJP सबके जमानतें जब्त, और मैं 23,000 से जीत के आया। अब भी मुझे ये पता है कि मैं 30,000 से ऊपर जीतूंगा, मेरा अपने हल्के में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 2019 में दर्शकों बीजेपी की लहर थी और मंत्री जी उस समय निर्दलीय का झंडा लेकर बीच मझधार में थे, और बीजेपी की लहर में आपने वो नैया पार लगाई। जी। और काफी अच्छे मार्जिन से आप जीते, बहुत बड़े मार्जिन से। तो इस बार फिर से अगर मौका मिले तो रानिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे रानिया के लिए जो आप, अगर मौका मिले तो आप उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना चाहेंगे? एक तो मैंने मेरे हल्के में बहुत डेवलपमेंट बहुत करी है, कोई अंदाजा है। मैंने 20-22 गांव तो ऐसे थे, घग्गर हमारे नेचुरल दरिया है जो जाता है, जिसका पानी अप टू पाकिस्तान जाता है। वहाँ एक हमने उस जगह है, उसका रास्ते में एक जगह हेडवर्क्स बना के मैंने मेरे 24 गाँव में घग्गर का पानी दिया है। बहुत बड़ा फर्टाइल पानी है, उसका बड़ा अच्छा मुझे मैसेज गया है। दूसरा, मेरे यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया सुचारू रूप से हो रही है। तीसरा, जितने पुराने खाल से नए बनवाए के रीमॉडलिंग में हमारे पहली बार 20 साल के बाद ये हुआ है कि वह इसका बड़ा अच्छा मैसेज है। 2-2 करोड़ का एक खाल बना है। और चौथा जो है ना जी, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हल्के में बहुत बढ़िया है। मेरी कोशिश होती है कि थाने तक भी मामला नहीं जाए। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, वर्कर्स की टीम बहुत बढ़िया है, बैठ के आपस में एमिकेबली, बड़े युवा क्लब बने हैं जो काम करते हैं, जो ब्लड डोनेशन, किसी का घर में झगड़ा न हो, गांव में फैसला कर दें, FIR भी ना लिखा जाए। और मेरा सबसे बढ़िया ये है कि मैं हर एक की कॉल लेता हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि हरियाणा में कोई मिनिस्टर अगर डायरेक्टली फ़ोन पे अवेलेबल है तो जिसमें PA भी नहीं आता, मैं सीधा उठाता, चाहे कहीं कोई, चाहे मेवात से कोई फ़ोन आ जाए, चाहे सोनीपत से आ जाए, चाहे यमुनानगर से आ जाए, मुझे कहीं से भी कॉल आती है, मैं कॉल लेता हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा फायदा है, प्लस पॉइंट है। हाँ, तीसरा कि मैं अब 5वीं बार कैबिनेट में हूँ,
मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन, तो एक मुझे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया। तो मुझे थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस का, लाइफ का वो बड़ा फ़ायदा है, एक अंडरस्टैंडिंग का बड़ा फ़ायदा, हर सब्जेक्ट को समझता हूँ, साथ के साथ काम करता हूँ, डिलीवरी मेरी सबसे बढ़िया है, ये मुझे बड़ा फ़ायदा है। तो लोग कई चीज़ें देखते हैं कि हर आदमी अपना काम लेकर आता है, उसका रिजल्ट चाहिए, उसे मैं नहीं दूंगा, दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, उसे सुनना पड़ता है जी। अब बहुत लोग तो, अब देखिए किसी का कोई काम है 50% तो उसको रिजल्ट मिले ही मिलेगा, चाहे नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले। दो आदमियों का झगड़ा तो 50% तो है, उसको आप थोड़ी सी मेहनत कर दो तो 65-70% आपका सक्सेस रेट हो जाता है, 70% है तो फिर आपका बढ़िया हो जाता है। जी, क्योंकि आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो थोड़े से राजनीतिक प्रश्न भी है मेरे। पहला प्रश्न तो यही है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, अगर विधानसभा चुनाव में देखें, हालांकि दोनों के मुद्दे काफ़ी अलग हैं, ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में, फिर भी लोग कई तरीके के कयास लगाए जा रहे, किस तरीके के नतीजे होंगे, क्या कांटे की टक्कर विधानसभा में भी होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? देखिए, मैं आपको बढ़िया बात बताऊं, देखिए कुछ बातें थी जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ। हम 3 सीटें जो हारे हैं, वहाँ अगर 20-30 हज़ार वोट कैंडिडेट को हमारे गिर जाते तो जीते हुए थे जी। पर हाल तो टेक्निकली तो हम 5 सीटें हारे हैं, जिसमें मैं भी एक हारा हूँ। मेरी सीट अगर मुझे 30,000 वोट मिल जाते तो मैं जीत गया था। जी। जी। दूसरा, पिछली बार जब 2014 में सरकार बनी थी, तो क्योंकि अब असेंबली की बात करें, मैं असेंबली पे आ रहा हूँ, लोकसभा तो हो गया। अब उसमें 2014 में बीजेपी 47 सीट पे जीती थी, 2019 में 40 पे जीती थी। अब इस वक्त जो चुनाव हुए हैं उसमें हम 44 सीटों पे जीते हैं, 44 पे। पिछली बार 40 पे थे, अब 44 पे हैं। और इसके बाद अब जैसे मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं वहाँ था नहीं, अगर मैं रहता तो मेरी सीट निकलती। ऐसे बहुत हमारे कैंडिडेट हैं, मोहनलाल बड़ोली अपने हल्के में होते तो वो जीतते। तो आप ये समझे कि हम 5 कैंडिडेट जो हारे अपने हल्के में रहते तो 5 जीतने वाले थे। तो मेरा ये मानना है कि फिर थोड़ा सा एक सरपंचेज वाला फैसला भी, जो उस वक्त 5 लाख रुपया था, अब इसे 20 लाख अभी हालांकि बदलाव किया गया उसमें। सरपंचेज में बहुत बदलाव है, बहुत चीजें, बहुत हमारी अब जिंदाबाद करते हुए घूम रहे हैं। जी। तो ये भी, तो सरपंच भी जो गांव में एक बनता है, उसके हाथ कम से कम जो परिवार के 300 वोट होंगे वो खड़ा होता है। नहीं होता। अगर एक गांव में 2000 वोट है तो जब तक आपके फैमिली के 250-300 वोट बड़ा परिवार नहीं होगा तो आप खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर हर पेपर साइन करते हैं तो उसके हाथ में 300-400 वोट होते हैं, जो जहाँ चाहे ट्रांसफर होते। एक असेंबली हल्के में 70 गाँव का मतलब 20,000 वोट वो ट्रांसफर करा सकता है। हार जीत तो 2-4 हज़ार की होती है। तो सरपंच की बहुत सपोर्ट। आप जब हमारे नायब सिंह जी सैनी ने कुरुक्षेत्र में करा था तो सब लड्डू खाते गए थे, जिंदाबाद करते गए थे। तो इस पर कितनी सीटें आएंगी? दूसरा, नायब सिंह जी ने जो करा है, सब खापों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत तेजी से सब गाँव में जा रहे हैं, लोगों को सीधा जुड़ने का, हाउस में भी सीधा लोगों को बुला के मिलने का करा है। इसका भी बड़ा फायदा, जब कोई सीनियर आदमी सब लोगों से बड़ा उनके साथ जमीन पे बैठ के बात करता है तो उसका जमीनी स्तर पे वो लगातार काम बहुत प्रयास कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कितनी सीटें आने के कयास हैं? मेरा अपना अंदाजा, देखिए मैं यूं बिना बात कहूँ 75 आएंगी, 80 आएंगी, वो बात मुझे करने की आदत नहीं, ना मेरा स्वभाव है। मैं ये समझता हूँ हमारी सीटें 55-60 के करीब आनी चाहिए। 55-60। विपक्ष बार बार लगातार ये कह रहा है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। देखिए वो सुनो, वो चंदा मामा वाली कहानी है, वो 10 साल से सुनाते आ रहे हैं, अब तक तो नहीं बने। हम तो सरकार बना गए, हुड्डा साहब तो पहले भी कह रहे थे, उनका चंद्रयान तो दूर, हमारा तो जाके आ गया। लोकसभा में हो गए, लोकसभा में कहते थे कि अब ये सब साफ हो जाएंगे, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, वो इंडिया कहीं रहा ही नहीं। देखिए कहीं नहीं है। जहाँ कांग्रेस एक बार चली गई वहाँ दोबारा नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। हम 10 साल चली गए ना बराबर कांग्रेस, 2 बार, वो तीसरी बार नहीं आई। बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल 1977 में वहाँ से चली गई, जहाँ से 1977 के बाद नहीं है, मतलब 47 साल हो गए। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन 7 स्टेट में आप ये समझिए कि 250 लोकसभा सीटें हैं। और इन 250 लोकसभा में अभी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु बहुत बड़ी है, यूपी, बिहार बहुत बड़ी सीटें हैं। इनमें अब तक 47 साल से कांग्रेस दोबारा नहीं आई। तो मेरा कहने का मतलब, यहाँ हरियाणा में एक बार चली गई, आपस के झगड़े, लड़ाई झगड़े इतने हैं, हुड्डा साहब एक तरफ है, हुड्डा वर्सेस अदर्स हैं सारे। तो कांग्रेस में बहुत, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छे जन हैं,
कांग्रेस तो वो ये लिखेंगे कि कांग्रेस एक पार्टी थी। नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से गणित मैं कहूँगी आपने समझाया है। एक चीज़ और समझना है, क्योंकि लोग बार बार कह रहे चेहरे का खेल है, सारा खेला जो है हरियाणा में वो चेहरे का है। पर नायब सैनी की जब बात कर लें, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्हें मिला है, हालांकि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं, क्या सचमुच में चेहरे का खेल है और इसका असर दिखेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर फीचर्स हम दोनों तरफ दे रहे हैं तो मोदी साहब से बड़ा चेहरा तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सुन रहे हैं ना, कल ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बोलते सुना होगा, सामने मैंने भी उन्हें सुना है। पूरी भीड़ को मैंने 5 बार आंखों में पानी निकलते देखा। मतलब मोदी से ज्यादा इमोशनल किसी की अपील है नहीं। और मोदी के नाम के आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1952, 57 और 62 में वोट पड़ा। उसके डिफरेंट रीजन थे। महात्मा गांधी बहुत बड़ा चेहरा था। अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, जलियांवाला बाग की घटनाएं थी, वो कुछ कारण थे जिससे 3 बार कांग्रेस जीती। और सामने कोई अपोजिशन थी नहीं, कांग्रेस ही एक पार्टी थी। आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, मोदी साहब का इतना बड़ा चेहरा बन गया, तीसरी बार मेरे ख्याल में। पिछले में अब तक आप 2000 ये बात है 1984 के बाद किसी सिंगल पार्टी को अकेली को नहीं मिला। कोलिशन गवर्नमेंट है, चाहे यूपीए बना, एनडीए आया। 1984 के बाद मोदी साहब पहली बार एक आदमी ऐसा है जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया है। सिंगल पार्टी को लोगों ने वोट दिया है। आप ये देखिए, 135 करोड़ का देश है, जहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट धर्म है। आप देखिए, तमिलनाडु की भाषा और है, केरल की भाषा और है, आसाम की भाषा और है, बंगाल की भाषा और है, हरियाणा, पंजाब, हम एक ही स्टेट से अलग हुए हैं। हमारा 40 साल पहले अलग हुए हैं। पर हरियाणा का पहनावा अलग है, उनका अलग है, उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, उनका धर्म गुरुद्वारे का, मंदिर जा रहे हैं। जब इतना फर्क हो, इतनी डाइवर्सिटी हो देश में, 145 करोड़ की आबादी हो, उसमें तीसरी बार मैंडेट मिलना बहुत बड़ा जोखिम है। किसी आदमी को दूसरी बार भी नहीं मिलता। अमेरिका में वहाँ का कन्वेंशन है कि कोई प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा नहीं बनता। 8 साल का उसका टेन्योर है। कोई बनता है, कई एक में ही रह जाते हैं। इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल और मार्गरेट थैचर 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो 2 बार कंटिन्यूअस बने हैं। कोई तीसरी बार वहां नहीं बना। वर्ल्ड में एक मोदी साहब ऐसे हैं जिसे 3rd टाइम लोग भूल गए। देखिए, कांग्रेस में कोई मनमोहन सिंह कोई चेहरा थे क्या? नरसिम्हा राव चेहरा थे क्या? आपका राहुल गांधी कहीं मोदी साहब के कहीं बराबर है क्या? है भी नहीं। एक कैबिनेट के फैसले बैठ के प्लेन में पढ़ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के विपक्ष में अगर मजबूत कोई प्रधानमंत्री का अगर चेहरा होता तो शायद रिजल्ट भी कुछ अलग ही होता में तो बहुत बातें हैं ना। होता में तो जमीन आसमान का फर्क है। उसमें तो होता तब होता ना, तो अंदाजे इन बातों में कुछ नहीं होता। हकीकत जो थी वो सामने थी, लोगों ने एक्सरसाइज किया, लोगों ने वोट दिया। अब मैं आपसे बताता हूँ, कंवर नटवर सिंह जो फैमिली के बहुत बड़े हैं और वो IFS में, इंडियन फॉरेन सर्विस में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन जैसा बढ़िया ड्राफ्टिंग में कोई आदमी नहीं है। नेहरू फैमिली के बहुत करीब रहा है। उन्होंने नेहरू फैमिली के लिए लिखा है कि whenever any senior person of the Congress, whether he chief minister, central minister or member of parliament, he visits 10 temples, they treat him as the servant of the family. So this is the concept of the family. That is a big statement. ये उन्होंने लिखा है, मैं कंवर नटवर सिंह का कह रहा हूँ। तो आप ऐसे लोगों में मोदी सबके साथ पत्तल पे बैठ के खाना खा लेंगे, सब लोगों से जाके उनके साथ वो डांडिया रास करने लग जाएंगे, बाहर जाएंगे, नगाड़ा ढोल बजाने लग जाएंगे। ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लोग कैसे भूलेंगे? But some people used to call him तानाशाह. देखिए, that particular word. मैं आपसे एक बताऊं, जिसके साथ बहुत पॉपुलरिटी हो ना, उसको लोग डिक्टेटर कह देते हैं, क्योंकि उसके सामने सेकंड आवाज खत्म हो जाती है। अब उस सेकंड आवाज को खत्म होना, अगर आप तानाशाह कहते हैं तो मैं गलत समझता हूँ। मोदी साहब का एक शब्द को ही लोग आदेश समझते हैं। वो जो कह देते हैं फाइनल, वो पब्लिक इंटरेस्ट में कह रहे हैं। उनकी एक एक चीज बढ़िया से बढ़िया हुई। उन्होंने फैमिली ID में बनाई, हर एक के खाते जो डाले उसमें मिडिलमैन का रोल खत्म हो गया। उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड बना कि हर घर में जिसका जो गरीब आदमी है, जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है, उसको हॉस्पिटल में जाके 5 लाख का फ्री इलाज गरीब पे होता नहीं था। बहुत चीजें ऐसी ऐसी कर दी। पेंशन का मामला उन्होंने लोगों में बहुत बढ़िया काम किया। क्योंकि आपने फैमिली ID की बात की
और क्योंकि हमने सर्वे किया है विधानसभा में, कई गांवों को कवर किया, दो चीज़ें निकलकर सामने आई हमारे किसान आंदोलन से हटकर। एक तो फैमिली आईडी, दूसरा किसान पोर्टल। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो उन्हें जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी और समझ का फेर है। देखिए, कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसमें उसे इम्प्लीमेंट करवाने वाले में, सीखने वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आपसे एक बताऊं, आप अगर अमेरिका जाएंगे तो आपको डॉलर और अपनी करेंसी में भी वहाँ आपको कई देर माथापच्ची करनी है। आप अगर लंदन में जाएंगे तो आपको पाउंड और उसमें भी आपस में एक्सचेंज करने में आपको समझना पड़ेगा। जी। अगर आप यूएई में जाएंगे तो आपको वहाँ दिनार और उसमें आपको करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ को आप पिकअप करने में उसमें समय लगता है। जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस आती है तो उसमें दोनों चीज़, उसके फायदे ज़्यादा है पर उसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है। तो समझने में जैसे जैसे लोग समझ गए, पोर्टल को भी समझने लग गए, और जैसे पेपरलेस आपका ये विधानसभा में जब करा गया तो उसमें कई बार हमें भी दिक्कत आई कंप्यूटर चलाने पर, आहिस्ता आहिस्ता सीख के लैपटॉप पे आ गए। तो नई चीज में होता है। जब गाड़ी भी चलाते हैं तो आपको कुछ दिन है ना एल लटका के गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग वो भी आपको करना पड़ेगा जी। तो एक चीज़ को हर आदमी इमीडिएट पिकअप नहीं कर सकता। पर मैं आपसे एक बताता हूँ, देखिए मोदी साहब का मैं टैलेंट की बात बताता हूँ। एक सेंटेंस है, इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। देखिए उस आदमी को दुनिया की हर चीज़ की जानकारी है, उन्हें कब क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इस मामले में मास्टर है। आजकल सारा कुछ मीडिया और आपका सोशल मैनेजमेंट की चीज़ें बहुत प्रभावी होती हैं। लोग जो है ना, आपको लोगों के साथ देखिए, मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर को सुना, मैंने इंदिरा जी को भी सुना, जब वो बोलने लगते थे तो पहली मिनट में तो तालियां बजती थी, देखते थे, और जब 5 मिनट हो जाते थे लोग अपनी बातें करने लग जाते थे, कुछ लोग मूव करने लग जाते थे। जब देखा कि 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है तो 70% भीड़ निकल जाती थी। और मोदी साहब का मैंने देखा है कि जब बोलते हैं तो लोगों से अपना संवाद ऐसे बनाए रखते हैं, ऐसे अपना उदाहरण दे दे के कि एक एक आदमी से, ये इनका सबसे बड़ा लोग कहते भी कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं वो, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। प्रवक्ता तो अथॉराइज्ड होता है, ओरेटर जो अपनी समझ में आपको एक्सटेम्पो जो बोलेगा, भावनाओं को, एक्सप्रेशंस को समझ के समझा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के अपना नया सेंटेंस लेके आ जाएंगे। इसे किस तरीके से देखते हैं लोग? मैं सुन रहा था उन्हें जब ऑस्ट्रिया को बोल रहे थे तो कहने के कि मैं जब ऑस्ट्रिया के हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ऑस्ट्रिया मैं 145 करोड़ से आया हूँ, मुझे 65 करोड़ वोट मिले, मैं जीत के आया हूँ, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़, ऑस्ट्रिया की आबादी एक, मतलब 65 करोड़, 65 ऑस्ट्रेलिया हो, इतना बड़ा देश है जिससे मुझे मैंडेट तीसरी बार मिला है। तो लोगों ने तालियां बजाई, बोले ये आपकी तालियां, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे दोनों देशों की जो मित्रता का जो रस्सा बना है ना उसको मजबूत कर रहे हैं। ये कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। मतलब ये वो क्लैपिंग से भी अपना सेंटेंस उठा गए। तो ये कहीं राहुल बाबू कहीं है ही नहीं साहब जी। 2014 में भी कहा जा रहा था कि उनकी बोली से उन्होंने चुनाव जीता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए कई बार वही गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती कर तुम्हारी 2 गाड़ियों में से 1 गाड़ी ले जाएंगे, तुम्हारे 2 घर में से 1 घर उठा लेंगे। इसी बात को मोदी साहब ने मुद्दा बना दिया, उन्हें आंसर देना में मुश्किल हो गया। तो वो मतलब आपका जो है ना, कुछ मूर्खता की बातों का भी नुकसान हो जाता है। कांग्रेस ऐसा काम कई बार करती है, ये पीढ़ियों से करती है। मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे यही होगा, लोकसभा चुनाव में क्योंकि सर्वे में ये चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ज़मींदारों, किसानों का समर्थन सरकार को नहीं मिल रहा है, बीजेपी को, किस तरीके से बीजेपी उन्हें साधने की कोशिश करेगी, या उन्हें फिर से घर वापसी की कोशिश कैसे कर सकती है बीजेपी, और कितना बड़ा चैलेंज है? किसान बहुत बड़ा सेक्शन है, 60% किसान है देश में। जी, मैंने इसमें स्टडी करा है क्योंकि मेरी भी फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत बड़े फार्मर्स फैमिली की है। जापान से लेके इस तरफ हो गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, और कनाडा इस तरफ हो गया, इसमें पूरी दुनिया बीच में आ जाती है। कहीं भी दुनिया में खेती करने वाले आदमी 2% से लेके 8% से ज़्यादा नहीं है। केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हम 4-5 देश हैं जहाँ 60% लोग खेती करते हैं। इस करके करते हैं कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन हो तो कोई खेती नहीं करना चाहेगा। कारण है कि खेती सबसे टफेस्ट जॉब है। इस पसीने में जाके कस्सी लग के पानी लगाना, जनवरी के महीने में रात को ठंड में
जब हम घर की खिड़की भी खुल जाए तो हवा में चुभती है। बिल्कुल। और उस वक्त उसमें जाके पानी में नंगे पैर खड़े होके पानी लगाना रात को बहुत दिक्कत है। और जीरी लगाना भी, जीरी लगा बिल्कुल, मैं बताऊं ना जी। और अब मई जून में जाके आपको धान अब जो आ रहा है इसमें वो रुपाई कर रहे हैं पेटी की। अब इसमें पसीना आ रहा है, पानी में खड़े हैं, वो गर्म पानी है, तो कितनी मुश्किलें, हर जगह चैलेंज है, सांप है, बिच्छू है, कब क्या है। और मैं उसका थोड़ा सा एक गणित 1 मिनट आपसे लूंगा। हमारे यहाँ 5 एकड़ 3 एकड़ आम, आप 3 एकड़ दे रहे, 3 एकड़ के मैं मालिक की हाथ बताता हूँ। 3 एकड़ जो जमीन जिसकी है उसकी जमीन का भाव 40-50 लाख रुपए पर एकड़ है, और वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो 1.5 करोड़ वाले बच्चे का, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेजता, वो गवर्नमेंट का अपना जो स्कूल है उसमें भेजना पड़ता है। उस बच्चे की फीस ना भरने से उसका नाम कट जाता है। उस बच्चे को अगर 8th से 9th में जाना है तो नई किताब नहीं खरीद सकता, पुरानी किताब जो पहले बच्चा चढ़ गया उससे 25% 30% जिस डिस्काउंट पे मिले उससे लेता है। और घर में अगर उसे कोई बीमार हो जाए, उसे 5,000 10,000 रुपया हॉस्पिटल जाने के लिए चाहे तो जो ब्याज लगे 3% 4% उससे उसे साहूकार से उठाना पड़ता है। ये उसकी हालत है। और जो रेडी लगाता है ना, आपने कोर्ट में देखा होगा, कॉलेज के आगे देखा होगा, और बस स्टैंड पे देखा होगा, कहीं बाजार है उसमें देखा होगा, रेडी पे चाहे दही बल्ला की है, चाहे वो सब्जी की है, चाहे फ्रूट की है, उसकी रेडी की कीमत प्लस उस पर जो सामान है वो 2 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। और वो शाम को 500 रुपया रोज कमाता है, नहीं 1000 रुपया रोज कमाता है। 1000 का मतलब कि महीने के 30,000, साल के 4 लाख। अब उसके घर में उसका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, टाई लगा के उसमें रिक्शा में बैठ के जगह, घर में एंटीना लगा है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, वो आदमी ये ऐश कर रहा है। जिसकी 1.5 करोड़ है उसकी मजदूर से भी बुरी हालत है। उसे सब, अगर उस पर दूसरा ऑप्शन होता तो वो खेती करता ही नहीं। खेती सबसे टफेस्ट काम है, कोई करता ही नहीं। तो अब हालात हैं, देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, दूसरा ऑप्शन जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं, एजुकेशन आती जा रही है, लोग उससे निकल के बाहर आते जा रहे हैं। तो किसानों और जमींदारों की नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव में ये तो कांग्रेस से भी थी, यहाँ भी रहेगी। इनका सोल्यूशन इतने बड़ी जनसंख्या का आप कर भी नहीं सकते। एक होटल में अगर रात को एक कमरे में 10 आदमी रह रहे हैं तो सुबह आपको बेड कवर भी नीचे मिलेगा, सोफे की जो सीट है वो भी नीचे मिलेगी, टॉवल जो है वो फर्श पे बड़ा मिलेगा, रूम से बाहर निकलेंगे तो पानी उसमें बिखरा हुआ मिलेगा। अगर 2 आदमी जाएंगे तो खाली एक टॉवल यूज हुआ होगा, बाकी सब एज इट इज मिलेगा। जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 145 करोड़ की आबादी है, आप तो उन्हें कर ही नहीं सकते, मैनेज कर ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा मुश्किल, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे ऊर्जा और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीति के गणित को, किसानों की समस्याओं को और तमाम चीजों को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे चैनल 4 न्यूज इंडिया का खास पेशकश, और मेरे साथ कैमरामैन प्रतीक नयन के साथ ज्योति सिंह। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।